तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि यूपी के फतेहपुर में लव जिहाद के आरोप में मुस्लिम युवक के घर पर योगी सरकार ने चलवाया बुलडोजर। हिंदू लड़की से प्यार करने की मुसलमानों को दी सजा। वहीं दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों की महाराष्ट्र में सपा विधायक अबू आजमी को जान से मारने की मिली धमकी, शिकायत दर्ज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ममता बनर्जी ने फिर साधा बीएसएफ पर निशाना, कहा मोदी हमेशा नहीं रहेंगे, इसलिए निष्पक्ष होकर काम करे सेना, नहीं तो करेंगे आप पर कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन के बाद अब इटली में मुसलमानों को लेकर सख्त हुई सरकार, धर्म परिवर्तन और मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ने पर लगाया बैन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जल्दी पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लागू करेगी मोदी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी बोले 3 तलाक का इस्लाम से नहीं है संबंध, पूरे देश में मुसलमानों को हम समझाएंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में पप्पू मंडल समेत 10 को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 5 जुलाई को सुनाई जाएगी इनको सजा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के आरोपी के घर योगी सरकार ने चलवाया बुलडोजर, हिंदू बनकर युवती से किया था रेप। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 5 दिन पहले युवती को अगवा कर रेप करने वाले के घर पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलवाया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मुस्लिम युवक हिंदू बनकर हिंदू लड़की से बातचीत करता था और वो लड़की उस युवक के साथ बीते 5 दिन पहले भाग गई थी। वहीं आपको बता दें कि हिंदू लड़की के परिवार वालों ने मुस्लिम लड़के के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी और लव जिहाद का आरोप लगाया था। इसी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुस्लिम युवक को गिरफ्तार कर लिया और आज उसके घर पर लव जिहाद के आरोप में बुलडोजर चलवा दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में खुलेआम एक तरफा मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में सपा विधायक अबू आजमी को जान से मारने की मिली धमकी, मचा हड़कंप। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी को मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। आजमी के व्हाट्सएप पर खून से सना चाकू और पिस्तौल की फोटो भेजी गई है। धमकी देने वाले ने आजमी को 3 दिन का अल्टीमेट दिया है। फिलहाल मामले में अब अबू आजमी ने मुंबई कोलाबा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हालांकि बेतुके बयानों के लिए मशहूर आजमी को धमकी मिलने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी आजमी को धमकी मिल चुकी है। मुगल शासक औरंगजेब के समर्थन में भी उन्होंने बयान दिया था, जिसके बाद भी उन्हें धमकी मिली थी और एक बार फिर से अबू आजमी को जान से मारने की धमकी महाराष्ट्र में दी गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी ने फिर साधा बीएसएफ पर निशाना, कहा मोदी हमेशा नहीं रहेंगे, निष्पक्ष होकर करें काम। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगातार दूसरे दिन सीमा सुरक्षा बल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा नहीं रहेंगे, इसलिए बीएसएफ को किसी के भी पक्ष में काम करने की बजाय निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। सोमवार को भी कूच बिहार में जनसभा के दौरान उन्होंने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों पर लोगों को धमकाने का आरोप लगाया था। मंगलवार को जलपाईगुड़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भी उन्होंने बीएसएफ पर हमला बोला। ममता ने कहा कि मोदी जी आज हैं कल चले जाएंगे, आप लोग को देश की रक्षा के लिए काम करना है, लेकिन लोगों पर अत्याचार मत करिए, लोगों के साथ मिलकर काम करिए। क्योंकि ममता बनर्जी लगातार बीएसएफ पर बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाने का आरोप लगाती रहती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए राकेश गुप्ता के समर्थकों पर टोल टैक्स नहीं भरने का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार को बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए शिवपुरी जिले के दिग्गज नेता राकेश गुप्ता के समर्थकों पर टोल टैक्स नहीं भरने का आरोप है। इसके साथ ही टोल कर्मियों ने गाली गलौज का भी आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए दर्जनों गाड़ियों के साथ उनका काफिला पहुंचा था, लेकिन आपको बता दें कि पूरे काफिले में से एक गाड़ी ने भी टोल टैक्स नहीं भरा था। वहीं आपको बता दें कि टोल टैक्स नहीं भरने पर टोल कर्मियों ने नाराजगी जताई थी। वहीं आपको बता दें कि नाराजगी जताने पर बीजेपी नेता ने खुलेआम धमकी दी थी और गाली गलौज भी की थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन के बाद अब मुस्लिमों को लेकर सख्त हुआ इटली। धर्म परिवर्तन और मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ने पर लगाया बैन। जब दोस्तों आपको बता दें कि इटली में सरकार ने मस्जिदों के बाहर मुस्लिम प्रार्थना स्थलों पर बैन लगाने के लिए एक मसौदा कानून बनाया है, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। इसके साथ ही सरकार ने देश में होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए भी मसौदा तैयार किया है। रिपोर्ट के अनुसार इस बिल में देश के गैराजों, औद्योगिक केंद्रों, औद्योगिक गोदामों और मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। रिपोर्टों के अनुसार मेलोनी के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी सरकार ने देश के शहरी नियोजन कानून में संशोधन भी किया है। मसौदा कानून का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों को धार्मिक प्रार्थना स्थलों या मस्जिदों के बदलने पर रोक लगाना है। दरअसल आपको बता दें कि अगर कोई मुसलमान इटली में मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ता है या किसी स्थान पर, खाली स्थान पर नमाज पढ़ता है, तो उस पर बैन लगेगा और पढ़ने वाले पर कार्रवाई होगी। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कॉमन सिविल कोड पर बीजेपी दूर करेगी भ्रम। प्रधानमंत्री मोदी बोले 3 तलाक का इस्लाम से नहीं है संबंध। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल दौरे पर हैं, जहां उन्होंने 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वहीं प्रधानमंत्री ने 3 तलाक पर बयान देते हुए कहा कि मुस्लिम समाज में गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोलते हुए 2 टूक जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 3 तलाक का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए न केवल राज्य के विधानसभा चुनाव बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव की अपनी रणनीति भी स्पष्ट कर दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमन सिविल कोड पर बयान देते हुए कहा कि एक ही परिवार में एक सदस्य के लिए दूसरा कानून और दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून ठीक नहीं है। बीजेपी इस पर कॉमन सिविल कोड पर भ्रम दूर करेगी। प्रधानमंत्री ने मुस्लिम समाज के पिछड़े तबकों को अपने साथ लेने पर भी बल दिया। यानी प्रधानमंत्री मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने भारत में जा रहे हैं, जिसका मुस्लिम समुदाय खुलेआम विरोध कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंदरगाहों के बाद एयरपोर्ट बेचेगी पाकिस्तान की सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने अब बंदरगाहों के बाद एयरपोर्ट भी बेचने का फैसला किया है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ की सरकार इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने के लिए तैयार हो गई है। शहबाज शरीफ की सरकार ने सोमवार को फैसला लिया है कि फिलहाल सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स किया जाएगा। माना जा रहा था कि शहबाज सरकार ने पिछले पाकिस्तान के तीनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इस्लामाबाद, कराची और लाहौर एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने पर विचार किया था, लेकिन तीनों एयरपोर्टों को आउटसोर्स करने का फैसला फिलहाल रोक दिया गया है। सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट को ही पाकिस्तान की सरकार बेचेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तबरेज अंसारी मामले में 10 लोग को कोर्ट ने सुनाई सजा। जब दोस्तों आपको बता दें कि सरायकेला थाना गांव में वर्ष 2018 को हुई तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में 27 जून 2023 को कोर्ट का फैसला आया है। मामले की सुनवाई करते हुए एडीजी ने वन अमित शेखर की कोर्ट ने 5 धाराओं में 10 लोगों को दोषी करार दिया है। वहीं 2 आरोपी सुमत प्रधान और सत्यनारायण नायक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। दोषियों को सजा का ऐलान 5 जुलाई को होगा। दरअसल आपको बता दें कि सरायकेला कोर्ट ने जिन 10 लोगों को दोषी करार दिया है, उसमें इन लोगों का नाम है क्योंकि इन्होंने ही तबरेज अंसारी को चोरी के शक में पेड़ से बांधकर पीटा था और पीटते पीटते इतना पीटा था, उससे जय श्री राम के नारे भी लगवाए थे। वहीं पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था और जेल में ही उसकी मौत हो गई थी। और इसी मामले को लेकर अब हिंदूवादी संगठनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शरद पवार ने किया दावा, कर्नाटक में बनेगी कांग्रेस सरकार। जय दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक आए सभी न्यूज चैनलों के ओपिनियन पोल में यानी एग्जिट पोल में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बननी है, लेकिन इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी दावा किया है कि कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आएगी। कर्नाटक में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का शासन है। मुंबई से लगभग 350 किलोमीटर दूर तीर्थ नगरी पंढरपुर में पत्रकारों से बातचीत में 82 वर्षीय नेता ने कहा कि मौजूदा स्थिति में भाजपा 5 से 6 राज्यों में सत्ता में है, जबकि बाकी में गैर भाजपा सरकारें हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता में आएगी। जहां तक पूरे देश की बात है तो हम केरल से शुरुआत करेंगे। क्या केरल में भाजपा है? तमिलनाडु में मैंने आपको कर्नाटक के बारे में बताया है। क्या तेलंगाना में भाजपा है? आंध्र सिर्फ एकनाथ शिंदे की चतुराई के कारण वे महाराष्ट्र में सत्ता में पाने में कामयाब रहे। उन्होंने साफ कहा कि 10 मई को जो कर्नाटक में वोट डाले जाएंगे उनमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी।
कहा किसानों की तरह पहलवानों से भी माफ़ी मांगे प्रधानमंत्री। जदोस आपको बता दें कि सतपाल मलिक बहुत ही सक्रिय हैं। दरअसल आपको बता दें कि पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पर हमले को लेकर दिए बयान को लेकर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक काफ़ी चर्चा में हैं। बुधवार को सतपाल मलिक दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर धरना दे रहे पहलवानों से मिले। पहलवान भारतीय कुश्ती संघ प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने हैं। सतपाल मलिक ने कहा कि ऐलान किया था कि वे जंतर मंतर पहुंचकर पहलवानों का समर्थन करेंगे। जंतर मंतर पर मीडिया से बातचीत में मलिक ने कहा कि पहलवानों का समर्थन बढ़ाने की जरूरत है और मैं इसे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से अपनी भूमिका निभाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से किसान आंदोलन के दौरान किसानों से माफ़ी मांगी थी, उसी तरह से अब पहलवानों से भी ये लोग माफ़ी मांगे। तो ये बड़ी